क्लास 9th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी का 24 सितंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गया है। तो हम क्लास 9th के अभी सोशल साइंस जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है पेपर, उसका एकदम 100% रियल पेपर लेके आ चुके हैं बच्चों। आपको क्लास 9th में एग्जाम में यही देखने को मिलने वाला है एकदम। तो अपने जितने भी छात्र हैं आपके क्लास 9th के मित्र सभी को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी अपना क्लास 9th का सोशल साइंस का पेपर देख पाएँ। हमारे चैनल पर सभी विषयों का सभी पेपर का एकदम ओरिजिनल पेपर का एकदम बच्चों वीडियो डाला हुआ है, चल जाकर देख सकते हैं एकदम। तो चलिए बिना समय गवाए आखिर में देखते हैं कि इस बार कौन कौन से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल कह रहा है हमारा कि लेकानो समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो बच्चों देखिए 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। 1900 कहा है, 1910, 1925 और 1950। तो आपको 1925 में लगा देना है एकदम टिक, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर एकदम। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोला है। दूसरा नंबर सवाल का रहा है हमारे सामने, प्रथम विश्व युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए किसे आयरन क्रॉस का प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा बच्चों, पूछा है प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको आयरन क्रॉस नाम का उपाधि मिला था। तो याद रखिएगा हिटलर को क्या मिला था, आयरन क्रॉस की उपाधि। अब तीसरा नंबर सवाल देखिए, आपका एकदम सेम टू सेम पेपर रहने वाला है बच्चों, यही एकदम। तीसरा सवाल, किसने हिटलर को चांसलर मनोनीत किया था। तो याद रखना है हिडेन्सबर्ग के द्वारा क्या किया गया था, तब हिटलर को चांसलर मनोनीत किया गया था। अब चौथा नंबर सवाल पर बढ़ते हैं, यही सभी ऑब्जेक्टिव रहने वाला है बच्चों आपके एग्जाम में एकदम। चौथा नंबर का रहा है, मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा किया है। तो याद रखना है मार्को पोलो ने भारत के विजयनगर साम्राज्य के समृद्धि के बारे में बतलाया है। तो आपको चौथा का एकदम सी नंबर मार देना है और बढ़ जाना है 5वें नंबर सवाल पर। 5वां नंबर सवाल का रहा है, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसका आधिपत्य हो गया था बच्चों। तो याद रखिएगा 5वां का हमको क्या लगा के आना है, डी नंबर एकदम लगा के आ जाना है, तुर्की का शासन था, याद रखना है। छठा नंबर सवाल, स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था। तो याद रखिएगा बच्चों स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको डी नंबर मार देना है एकदम। 1765 ईस्वी में क्या हुआ था, स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था। 7वां सवाल, फ्रांस की राजक्रांति कब हुआ था। तो याद रखना है फ्रांस की राजक्रांति बच्चों हमारा 1789 ईस्वी में हुआ था, यानी कि फ्रांस आजाद हो गया था। अब 8वां नंबर सवाल आपको देखिए, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। तो मौलिक अधिकार के रक्षण में बच्चों हमको कौन देता है रक्षा, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा हमको सर्वोच्च मुख्य रूप से एकदम रक्षा मिलता है अंतिम रूप से। तो 9वां नंबर सवाल देखिएगा। तो एक बार सभी प्यारे छात्रगण जितने भी जुड़े हैं ना हमारे साथ, सब अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए जिनका भी एग्जाम होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में, यानी कि सोशल साइंस का। तो देखिए 9वां नंबर सवाल, संपत्ति का अधिकार को भारत के संविधान के किस संशोधन के तहत बच्चों हटा दिया गया है। तो याद रखिएगा संपत्ति के अधिकार को है ना 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा गया है। तो आपको 9वां का बी नंबर एकदम मार देना है, ओरिजिनल पेपर है बच्चों, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, बिल्कुल शक ना करें, अपने सभी मित्रों को तुरंत भेज दे एकदम। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। 10वां नंबर सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी संख्या के सदस्य बच्चों 5 गो होता है। तो आपको क्या कर देना है, 10वां का एकदम बी नंबर मार देना है। 11 नंबर सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डी नंबर एकदम मार देना है 11 नंबर का। 12 नंबर सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। तो याद रखना है वर्तमान में भारत में 12 अनुसूची है। तो आपको 12 का बी नंबर एकदम मार देना है 12। 13 नंबर सवाल देखिए, 2024 में चुनाव के द्वारा किस लोकसभा का गठन हुआ था। तो याद रखना है 2024 में चुनाव के द्वारा किस लोकसभा का गठन हुआ था। तो 18वीं लोकसभा का गठन किया गया था। तो आपको बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर मार देना है। अब अगला सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, 1971 में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो आप सबको इसका भी बी नंबर मार देना है बच्चों, कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या दिया गया था। तो 1971 ईस्वी में है ना गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अब अगला 15 नंबर सवाल देख लीजिए, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। तो मिलती तो बहुत सा है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से तो देखिए उत्तर प्रदेश से भी मिलता है नेपाल, बिहार से भी मिलता है और पश्चिम बंगाल से भी मिलता है। तो हमको यहाँ ऑप्शन नंबर डी लगा के एकदम करेक्ट आगे बढ़ जाना है। समझ में आया ना, एकदम रुकना नहीं है, एकदम इसी प्रकार का सवाल रहेगा तो आपको एकदम आंसर मारते हुए आगे बढ़ते चलना है। 16 नंबर सवाल देखिए, गंडक नदी को नेपाल के में किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेगा गंडक नदी को नेपाल में हम लोग नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 16 का ए नंबर लगा देना है बच्चों। 17 नंबर सवाल,
हिमालय की कौन पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? तो याद रखिएगा हिमालय में क्या कौन सा पर्वत है जो नेपाल में है, यही ना पूछा है। तो अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, धौलावीरा नेपाल में है, महाकालू भी नेपाल में है। तो बच्चों आपको ऑप्शन नंबर डी एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अब अगला सवाल देखिए 18 नंबर सवाल, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के सीमा के रेखा है? बच्चों तो याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा है ना, हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच के रेखा को हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल 19 नंबर, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो याद रखना है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 19 का ए नंबर एकदम करेक्ट आंसर मार देना है। 20 नंबर सवाल, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों हमारा असम में है, असम में। तो आपको 20 का क्या मार देना है? बी नंबर एकदम राइट आंसर मार देना है। अब 21 नंबर सवाल देख लीजिए, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील हमारा कहाँ पे बच्चों? तो दरभंगा में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 21 का सभी को डी नंबर लगा के आना है। अब अगला सवाल देख लीजिए 22 नंबर, सुंदरवन संरक्षित जैव मंडल कहाँ है? तो सुंदरवन संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है बच्चों? तो हमको कहना है कि पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर 22 का सभी बच्चे करेक्ट एकदम मार के आएंगे एकदम। 23 नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा 2011 का जनगणना के अनुसार पूछा है ना, तो आपको बिहार लगा के एकदम आ जाना है। 23 का सभी बच्चा बी नंबर लगा के एकदम आएगा करेक्ट आंसर। 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य है? तो कौन यहाँ पर है जो सार्क का सदस्य है? तो बच्चों याद रखिएगा भारत है, भूटान है और पाकिस्तान है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो सभी बच्चे 24 का डी नंबर एकदम लगा के आएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा का एकदम ओरिजिनल पेपर है बच्चों, एकदम 100% की गारंटी दे रहे हैं कि यही सब ऑब्जेक्टिव सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्लास 9 की। इसलिए अपने सभी मित्रों को शेयर करके, अपने वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने आगे बढ़ते चलिएगा। अब अगला सवाल 25 नंबर, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन है? तो नगदी फसल कौन है बच्चों? तो याद रखिएगा नगदी फसल ना बोला है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जूट क्या है, वो नगदी फसल है। मिर्च नगदी फसल है या कॉफी? तो याद रखिएगा आपको क्या मार देना है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सब क्या है हमारा नगदी फसल है। तो इसका राइट आंसर आपको 25 का क्या मार देना है? डी नंबर एकदम मार देना है करेक्ट। 26 नंबर सवाल, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा ये शुरू किया गया था 2004 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 26 का डी सी नंबर एकदम करेक्ट मार देना है। 27 नंबर सवाल, पूंजी के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं? तो याद रखिएगा पूंजी के अंतर्गत बच्चों हम लोग शामिल करते हैं कच्चा माल, मशीन, कारखाना या इनमें सभी। तो ये सब बच्चों पूंजी के अंतर्गत आता है। बिना पूंजी के तीनों में से कोई चीज नहीं खरीदा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 27 के सभी बच्चे डी लगा के एकदम आगे बढ़ जाएंगे। 28 नंबर देख लीजिए, किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है बच्चों? तो याद रखना मानसिक श्रम यानी दिमाग से कौन काम करता है? तो वकील क्या है बच्चों? मानसिक श्रम करता है, दिमाग से काम करता है, ना ही ये शारीरिक करता है। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 28 का बी नंबर एकदम मार देना है। 29 नंबर सवाल देख लीजिए, गरीबी रेखा के नीचे रहना सूचक है। गरीबी रेखा का अगर कोई नीचे है तो उसको हम क्या कहेंगे? वो गरीब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एकदम करेक्ट मार देना है। 29 का सी नंबर एकदम बच्चों। और ये आखिरी सवाल, तीसरी दुनिया के देश का उदाहरण कौन है? तो याद रखिएगा तीसरी दुनिया के देश हम लोग किसको कहते हैं बच्चों? तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं किसको कहते हैं तीसरी दुनिया का देश? तो जापान को बच्चों तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 30 का सी लगा के एकदम आगे बढ़ जाना है। तो बताइए आप सभी को कैसा लगा एकदम हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर एकदम ओरिजिनल बच्चों देख के? तो आशा करता आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पर सभी विषय का एकदम पेपर डला हुआ है, आप सभी जाकर देख सकते हैं और अपने सभी मित्रों को शेयर कर सकते हैं।